वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे, अंडरमाइनिंग एटॉनमी। अंडरमाइनिंग एटॉनमी इसका टाइटल है। थोड़ा सा पढ़ने में आपको मुश्किल लगेगा लेकिन इंटरेस्टिंग है। इस आर्टिकल को अपने कहानी की तरह प्रोसेस करेंगे ताकि ये आपके लिए बन जाए आसान। इस आर्टिकल में आपको बताया गया कि सरकार जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर्स को जो गवर्नमेंट को पसंद आ जाते हैं उनके कार्यकाल को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने लगती है। और ये जो बढ़ाने का काम है ये कोर्ट के डायरेक्शन के बिल्कुल उल्टा है। चलिए शुरू करते हैं अपने क्विज के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको आपको आंसर करना है। ऑफ कोर्स क्लास के लास्ट में ही करना है। पूरे मन से क्लास को लो और हर चीज़ को सीखो, ग्रामर को, वोकैब को। क्लास के लास्ट में सब चीज़ों को इस क्विज पे अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशंस भी तभी करवाएंगे आपको। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी अंडरमाइनिंग एटॉनमी। अंडरमाइन करना ये वर्ड बहुत बार आ चुका है, अच्छे से आप जानते हैं। किसी को कमज़ोर बनाना, किसी को वीक करना, वीकन करना, है ना, हॉलो आउट करना। और अटॉनमी का मतलब होता है जी, ये वर्ड बना है ऑटो प्लस में नॉमी से। ऑटो मतलब सेल्फ, आपका खुद का। नॉमी मतलब नॉर्म्स, यानी कि सरकार या कानून। अगर अटॉनमी की बात करें तो ये वर्ड बताता है आपकी फ्रीडम को, आपकी इंडिपेंडेंस को। कह रहा है जी कोई बंदा ऐसा है सरकार में या सरकार ही ऐसी है जो अंडरमाइन करने पे तुली है अटॉनमी को बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसीज की। ईडी, सीबीआई, इन सब की लिबर्टी, इन सब की फ्रीडम, जो इंडिपेंडेंस है, गवर्नमेंट धीरे धीरे करके उनको ख़त्म कर रही है। ये सब अब सरकार के हिसाब से काम करती हैं, जहाँ बोलती है सरकार वहाँ पे जा करके ये रेट डाल देती हैं। अंडरमाइन वर्ड आपने देख लिया। ये वर्ड मैंने आपको ब्रेक करके बताया हुआ है। माइन का मतलब होता है सुरंग, अंडर का मतलब है नीचे। अगर आपके पाँव तले कोई सुरंग खोद दे तो वो आपको गिराने का काम करेगा, आपको अंडरमाइन करेगा, वीक बनाएगा, होलो आउट करेगा। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी अलाउइंग पीस मिल एक्सटेंशंस टू ईडी एंड सीबीआई हेड्स इज अ सेटबैक टू देयर इंडिपेंडेंस। कह रहे जो अलाउ करने का काम है, और क्या, एक्सटेंशंस को ईडी और सीबीआई के हेड्स को। एक्सटेंशन क्या होती है? इनका कार्यकाल है 2 साल का, लेकिन आपने इनका कार्यकाल 4 साल कर दिया। टेन्योर को बढ़ाते जा रहे हो, हर साल 6 महीने, साल 6 महीने इसको आगे बढ़ जो है खिसका देते हो। कह रहे हैं इस तरीके से ईडी और सीबीआई के जो डायरेक्टर्स हैं, जो हेड्स हैं, उनके कार्यकाल को एक्सटेंड करना। और कैसे करना? पीस मील। पीस मील का मतलब क्या होता है जी? ग्रेजुअली, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। कह रहे ये जो है ना, ये सारा काम ही अपने आप में एक सेटबैक है, एक बहुत बड़ा झटका है ईडी और सीबीआई की इंडिपेंडेंस के लिए, इनकी आज़ादी के लिए। जब ईडी का हेड ही रिटायर हो चुका है और फिर भी आप उसको हर साल 1 साल के लिए आगे जो है नौकरी पे रख रहे हो, तो वो ईडी का हेड सरकार के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। ईडी वाला कभी भी सरकार के किसी भी मेंबर के खिलाफ कोई भी रेड नहीं डाल पाएगा। उसको पता है मेरा कार्यकाल ही खत्म कर देंगे ये, मैं तो रिटायर भी हो चुका हूँ। तो ये जो पीस मिल एक्सटेंशन सरकार करती है ना, इससे इनकी इंडिपेंडेंस को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। चलिए, अलाउइंग आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। ध्यान रखें, जीरंड जो होता है यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जब ये सब्जेक्ट बन जाए ये अपनी वर्ब को हमेशा सिंगुलर लेगा। ठीक है? अलाउइंग इज सेटबैक। यहाँ पे भले ही एक्सटेंशंस को अलाउ किया हो, एक प्लूरल चीज़ को अलाउ किया हो, लेकिन वर्ब जो है वो इस अलाउइंग जीरेंट की है जो कि सिंगुलर होगी। अब इसी बात पे वो सारे जीरेंट्स जो कि सिंगुलर आइडिया को बताते हैं, 2 जीरेंट्स को एंड लगा करके भी आप सिंगुलर वर्ब देते हो, उन सभी पेयर्स को याद करें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बेसिक्स नहीं किए, वो सोच रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अलाउइंग की वर्ब है इज। वैसे ही अगर ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग लिखा हो, ठीक है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, अब टेक्निकली यहाँ पे प्लूरल वर्ब बनेगी। ड्रिंकिंग और ड्राइविंग 2 जीरेंट जुड़ गए एंड से, लेकिन ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एक सिंगुलर आइडिया को बताता है, इसलिए इसकी वर्ब होती है सिंगुलर, है ना। तो ये सिंगुलर आइडिया बताने वाले सारे जीरेंट्स के पेयर आपको याद होने चाहिए। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, शेलिंग एंड फायरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग, है ना। इस तरह के 4-5 आपको करवाए हुए मैंने, आज के क्विज में मैंने पूछे हुए हैं आपसे। चलिए, सेटबैक का मतलब होता है जी बड़ी नाकामयाबी। बड़ी नाकामयाबी, अ ह्यूज फेलियर, इसको डिबैकल और फियास्को भी बोलते हैं। बड़ी नाकामयाबी के लिए जो वन वर्ड है वो तो आपने देख लिया। मुझे ये बताओ, बड़ी सक्सेस के लिए कौन सा वन वर्ड होता है?
बड़ी नाकामयाबी तो सेटबैक हो गई, फेलियर हो गई, डिबैकल हो गई। बड़े फेलियर, बड़ी सक्सेस को क्या बोलते हैं, बड़ी कामयाबी को क्या बोलेंगे? लिख दें यहाँ पे, चलो लिख देते हैं ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू। चलिए एक और पूछ लेते हैं, बड़ी सी अचीवमेंट को क्या बोलेंगे? सक्सेस को नहीं, कामयाबी को नहीं, उपलब्धि को। अ ह्यूज या रिमार्केबल अचीवमेंट, इसको क्या बोलेंगे भैया? कल ही करवाया, कल के आर्टिकल में आया था। चलो लिख देता हूँ, जिनको आता है बच्चों को बताना मुझे कमेंट्स में। इसको बोलते हैं फीट। वोकैब को इसी तरीके से याद करो कि वो इंटरेस्टिंग बने, है ना। एक जैसी चीज़ें एक साथ पकड़ ली, एक जैसे वन वर्ड्स एक साथ दिमाग के एक ही कोने में, ऐसे याद करने में आसानी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी वोकैब इस आर्टिकल की आपको एक साथ दिखा देते हैं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को ऑफ कोर्स एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। और हाँ, उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं YIT के कोर्सेज़ का। YIT आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज़ मिलेंगे, राइटिंग का, UPSC का, SSC का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से UPSC कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको UPSC में या स्टेट PSC एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, CSAT, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से। अभी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी फैसिलिटी है। विद पर्सनल मेंटोरशिप ये कोर्स है 4999 का, और विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप ये है 1999 का। ऐप पे आपको SSC और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। चलिए वोकैब शीट अपनी आज की, इसका मुझे लिंक चेंज करना है, मतलब टाइटल चेंज करना है, मैं कर दूंगा, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग कल वाला टाइटल इस पर रह गया। शुरू करते हैं पीस मील से। पीस मील का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके, स्टेप बाय स्टेप, एक साथ नहीं। अगर CBI के डायरेक्टर को 2 की जगह 5 साल आपने काम करवाया, तो 2 साल के बाद जब उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ तो 3 साल का एक्सटेंशन नहीं दिया आपने। आपने पहले 6 महीने का दिया, फिर 6 महीने का दिया, फिर 1 साल का दिया, फिर 3 महीने का दिया, फिर 6 महीने का दिया, फिर 3 महीने का दिया। इसको बोलते हैं जी किसी काम को पीस मील करना, टुकड़ों टुकड़ों में करना। और ये बिल्कुल बना है, पीस यानी टुकड़ा और मील मतलब खाना। टुकड़े टुकड़े करके खाना खाना, एक साथ तो नहीं खाते हो ना। खाना कैसे खाते हो भाई? थोड़ा सा टुकड़ा लिया फिर खाया, फिर थोड़ा सा लिया फिर खाया। इंसान तो ऐसे ही खाता है। तो पीस मील क्या होता है जी? यही टुकड़े टुकड़े करके किसी काम को करने के लिए बनाया गया है। अब इसको खाने से और पीस से यानी टुकड़े से जोड़ करके रखोगे तो ध्यान में रहेगा। डॉक्टर्स हैव ऑब्जर्व्ड पीस मील इम्प्रूवमेंट इन द पेशेंट। डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया है थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट, ग्रेजुअल या स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट पेशेंट के अंदर। और वैसे ही द रिफॉर्म्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन अ पीस मील फैशन। रिफॉर्म्स को भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है टुकड़ों टुकड़ों में, पीस मील फैशन में, पीस मील तरीके से, एक साथ नहीं। पहले थोड़ा रिफॉर्म, फिर बाद में थोड़ा और, फिर थोड़ा और, इस तरीके से। तो ये वर्ड आपकी वोकैबुलरी का परमानेंट पार्ट बन जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला है जी रेट्रोस्पेक्शन। स्पेक्ट मतलब देखना, रेट्रो मतलब पास्ट। अगर आप अपने पास्ट इवेंट्स को देखो, सिर्फ सोचो उनके बारे में कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, ये होता है जी रेट्रोस्पेक्शन। द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक एट पास्ट इवेंट्स, ठीक है। रेट्रोस्पेक्शन को नाउन फॉर्म में, ये तो रेट्रोस्पेक्शन नाउन फॉर्म होगी। रेट्रोस्पेक्ट वर्ब फॉर्म में होता है रेट्रोस्पेक्ट, और रेट्रोस्पेक्टिव होता है एडजेक्टिव फॉर्म में। आज आप इसको एडवर्ब फॉर्म में देखोगे, रेट्रोस्पेक्टिवली। सब के सब जो है पास्ट से कंसर्न्ड है। रेट्रो यानी पास्ट, पास्ट से जुड़े हुए हैं। रेट्रोस्पेक्शन इज प्रिकर्सर टू हाइंडसाइट। रेट्रोस्पेक्शन जो होता है वो प्रिकर्सर होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। प्रिकर्सर मतलब जो पहले आए, जो फर्स्ट स्टेप हो। और किसका? हाइंडसाइट का। अब देखो रेट्रोसेट और हाइंडसाइट सिमिलर ही वर्ड्स हैं। हाइंडसाइट क्या होता है जी? साइड मतलब नज़र, हाइंड मतलब पास्ट। आपको किसी पास्ट इवेंट की जब समझ में आए कि कल ऐसा हुआ था, ये इसलिए हुआ था, ये इसलिए हुआ था, जब आप एनालाइज कर सको पास्ट को, तो यही आपकी हाइंडसाइट होती है, अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट। रेट्रोस्पेक्शन के अंदर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते हो, हाइंडसाइट में आप पास्ट को देखते भी हो और अंडरस्टैंडिंग भी लेते हो। दोनों वर्ड सिमिलर भी हैं और थोड़े थोड़े अलग भी हैं। अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि कल क्या हुआ तो ये है रेट्रोस्पेक्शन, और अगर मैं ये सोचने लगूं कि कल जो हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, तो ये होता है जी हाइंडसाइट।
तो रेट्रोस्पेक्शन जो है फर्स्ट स्टेप होता है हाइंडसाइट का। इस तरह से मैंने एक सेंटेंस बनाया है। वैसे ये दोनों वर्ड्स ऑलमोस्ट जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। बढ़ेंगे आगे, ये वर्ड आर्टिकल में आप देखने वाले हैं आज। हाइंडसाइट को ज़रूर से याद रखना। अगला वर्ड है सुपर एन्युएशन। सुपर एन्युएशन का मतलब होता है जी जब आपके दिन पूरे हो गए हैं, रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, योर रिटायरमेंट इज़ कॉल्ड योर सुपर एन्युएशन। और या फिर आपके रिटायरमेंट का जो फंड है जो सरकार ने आपको बना के दिया है या आपने खुद से क्रिएट किया है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुपर एन्युएशन। 60 इज़ द एज ऑफ सुपर एन्युएशन फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। 60 साल जो है एज है सुपर एन्युएशन यानी रिटायरमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स वगैरह जो होते हैं उनकी 62 साल होती है शायद, बाकी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 60 साल की एज में रिटायर होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में कहीं कहीं ये 58 होती है। अगली अपनी फ्रेजल वर्ब है सेट असाइड, ले असाइड और पुट असाइड। तीनों एक ही हैं, तीनों एक ही हैं। सेट का मतलब सेट करना, कहीं रखना। ले का मतलब है रखना कहीं पे, और पुट का मतलब भी है रखना, किसी चीज़ को बाजू में साइड में रखना। अब इसके क्या मीनिंग है जी? दो मीनिंग है इसके। जब कोई चीज़ साइड में रखते हो तो आप दो ऑब्जेक्टिव से रखते हो। या तो वो आपके काम की नहीं है, आप उसको कैंसिल या इग्नोर कर रहे हो, साइड में रख भाई, इसको साइड में रख, ठीक है ना, काम की नहीं है तो साइड में रख। और या फिर किसी चीज़ को आप जो बड़ा आपके लिए वैल्यूबल है उसको फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हो, यार इसको साइड में रख दो, कल यूज़ करेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? दोनों ही तरीके से फ्रेजल वर्ब यूज़ होती हैं। जो चीज़ काम की नहीं है उसको इग्नोर करने के लिए, और जो चीज़ बहुत काम की है उसको आने वाले वक्त के लिए सेव करने के लिए, ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। अब दोनों तरीके से यूज़ करके दिखा देते हैं आपको। द कोर्ट हैज़ सेट असाइड द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर मराठास फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। कोर्ट ने साइड में रख दिया है, काम का नहीं था तो फेंक दिया है साइड में, उस प्रोविज़न को जो है रिजर्वेशन का मराठास के लिए स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में। ये तो हो गया पहले वाला मीनिंग। अब दूसरा देखो, ऑल ऑफ अस शुड कंसिडर अ पोर्शन ऑफ, शुड सेट असाइड अ पोर्शन ऑफ आवर इनकम फॉर फ्यूचर। हम सभी को साइड में रख देना चाहिए, सेव कर देना चाहिए फ्यूचर के लिए एक पोर्शन को हमारी इनकम के, है ना, हमारी जो है आमदनी के। चलिए वर्ड जो है आर्टिकल में आप इसकी जो है ना वो वाली फॉर्म देखेंगे। कौन सी वाली? ये वाली, कैंसल या इग्नोर वाली। जब कोर्ट किसी ऑर्डर को सेट असाइड या ले असाइड करती है वो उसको एब्रोगेट या क्वैश करती है। लोअर कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि ऐसा होगा, हायर कोर्ट ने बोला नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को हायर कोर्ट ने क्वैश, साइड, सेट असाइड, पुट असाइड या ले असाइड कर दिया। तो ये क्वैश नाम का वर्ड आर्टिकल में लिखेंगे। वोकैब थोड़ी हैवी है, डरना नहीं है, सीखना है अपने को, है ना। ये मत सोचना सर ये क्या पढ़ा रहे हो इतना सारा, अच्छी चीज़ है ना, कभी कभी अच्छी वोकैब आती है। लास्ट वर्ड है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंट होता है जी एक उपकरण जो काम आए किसी चीज़ को करने में। जैसे इंडक्शन कुकर है, वो आपको खाना बनाने के काम आता है, एक इंस्ट्रूमेंट है। थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप टेम्परेचर को मेज़र करते हो। इंची टेप जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप किसी छोटी मोटी चीज़ की लेंथ को जो है मैप करते हो, मेज़र करते हो। तो इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण जो किसी काम को काम करने में, अंजाम देने में काम आए। अब बताओ इंस्ट्रूमेंटल क्या होगा? ऐसी चीज़ जो हेल्पफुल हो या सपोर्टिव हो किसी पर्पज़ को फुलफिल करने में, वो इंस्ट्रूमेंटल होगी। मेहनत जो है इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है सक्सेस में, है ना। अपना चैनल हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल आपकी इंग्लिश के सेक्शन की प्रिपरेशन में। भगत सिंह हैड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। भगत सिंह का एक बहुत ही हेल्पफुल और सपोर्टिव रोल था भारत की आज़ादी की स्ट्रगल में, स्वतंत्रता संग्राम में। अब देखो ये जो इंस्ट्रूमेंटल वर्ड है, हेल्पफुल या सपोर्टिव, इसका सिनोनिम होता है जी कंड्यूसिव, असिस्टिंग और पिविटल। आज आप कंड्यूसिव नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है। हार्डवर्क इज कंड्यूसिव टू या इंस्ट्रूमेंटल फॉर सक्सेस, कंड्यूसिव टू सक्सेस, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। हैवी वोकैब, अब जब ये आर्टिकल में आएगी वहाँ पे आपका हो जाएगा रिवीजन। जल्दी से आर्टिकल को आ जाओ, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी ये है कि ईडी सीबीआई जो है ना, इनके हेड्स सरकारी नौकर होते हैं, आईएएस होते हैं ऐसा समझ लो, और 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है, 2 ईयर्स, कभी कभी 3 सालों के लिए भी होती है डिपेंडिंग ऑन देयर एज। लेकिन सरकार क्या करती है, जब हमारी गवर्नमेंट को ईडी सीबीआई का कोई मनमाफिक हेड मिल जाता है जो सरकार के हिसाब से चले, इन पावरफुल एजेंसीज को सरकार के हिसाब से चलाना शुरू कर दे, फिर सरकार उसको थोड़ा थोड़ा करके रिटायरमेंट के बाद भी सीबीआई या ईडी का हेड बना के रखती है, थोड़ा थोड़ा करके एक्सटेंशन देती है, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल। इस एक्सटेंशन की वजह से ईडी और सीबीआई जो है अपनी इंडिपेंडेंस देश में खो रहे हैं। जब तक इनके हेड्स सरकार के रहमो करम पे एक्सटेंशन के ऊपर नौकरी करेंगे
ये इनके हेड्स है ना, हमेशा सरकार के साथ रहेंगे, सरकार की बात को मानेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी जांच को नहीं कर पाएंगे। हमारा आर्टिकल यही भी कह रहा है कि ये बहुत ही कंसर्निंग बात है ये, कि इस तरीके से देश में पावरफुल एजेंसीज की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। इसी चीज़ पे आर्टिकल लिखा गया है। टोन आज की कंसर्न, साथ में क्रिटिसाइजिंग, सरकार को क्रिटिसाइज भी कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा जी, द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट अपहोल्डिंग स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स मेड इन 2021 टू अलाउ मल्टीपल एक्सटेंशंस ऑफ सर्विस टू हेड्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इज अ सेटबैक। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, जो फैसला आया है, और क्या करने का, अपहोल्ड करने का, मेंटेन करने का, बनाए रखने का स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स को। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, चेंज इन लॉ, और स्टैट्यूटरी मतलब संवैधानिक हो, जो लीगल हो, जो लेजिस्लेटिव हो, जो स्टैट्यूट के जरिए यानी कि व्यवस्थापिका के जरिए, लेजिस्लेशन के जरिए बनाया गया हो, या आसान भाषा में बोल दे पार्लियामेंट में बनाया गया हो। कह रहे सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, फैसला है, जो मेंटेन करता है, बनाए रखता है पार्लियामेंट के द्वारा किए गए उन संविधान संशोधनों को जो किए गए थे 2021 में, संशोधनों को है ना, जो किए गए थे 2021 में। और क्यों किए गए थे? ताकि अलाउ कर सके बार बार के मल्टीपल एक्सटेंशंस को, पीस मिल एक्सटेंशंस को, जो है सर्विस के लिए, और जो होगा हेड्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए, ईडी और सीबीआई के जो मुखिया हैं उनके लिए। कह रहे ये वर्डिक्ट ही अपने आप में सेटबैक है, बहुत बड़ी नाकामयाबी है। और किसके लिए ये नाकामयाबी है? टू द कॉज ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। इस कोज के लिए, इस मकसद के लिए जो है प्रोटेक्ट करने का इन एजेंसीज के इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस को, इनकी संस्थागत जो है इंडिपेंडेंस को क्या बोलते हैं, है ना, आज़ादी को। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो अमेंडमेंट सरकार ने 2021 में किए थे, जिनको सब लोग कोर्ट में चैलेंज भी कर रहे हैं कि आप कैसे जो है ईडी सीबीआई के हेड की एक्सटेंड कर दोगे उनकी सर्विस को, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ये सही अमेंडमेंट्स हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अगर कर रही है तो करने दो, कह रहा है ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है सरकार के पक्ष में, ये एक सेटबैक है, बड़ी नाकामयाबी है इन संस्थाओं की इंडिपेंडेंस के लिए, इस मकसद के लिए कि इन संस्थाओं को जो है इंडिपेंडेंट रखा जाए। वर्डिक्ट आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, अपहोल्ड करना, मेंटेन करना, प्रिजर्व करना, किसी चीज़ को बनाए रखना। स्टैट्यूटरी आप समझते हैं, जो स्टैट्यूट्स के जरिए बनाया गया हो। स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून, लॉ। हर वो चीज़ स्टैट्यूटरी है जो कानून के हिसाब से सही है, या संवैधानिक है, वैधानिक है। सेटबैक आप देख चुके हैं, बड़ी नाकामयाबी को बोलते हैं, बड़ी कामयाबी को ब्रेक थ्रू बोलते हैं, और बड़ी अचीवमेंट को फीट बोलते हैं। ठीक है, तीनों याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़े। आगे कह रहा है जी, वाइल द पार्ट ऑफ द जजमेंट क्वैशिंग द 2 1 year extensions given to Director of Enforcement S.K. Mishra may be welcomed. The rest of it is a free pass to the government to undermine the autonomy of these agencies. कह रहे जी, जहाँ वो हिस्सा जो है इस जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के जजमेंट का, जो क्वैश करता है, कैंसिल करता है, सेट असाइड, ले असाइड करता है, पुट असाइड करता है, 2 बार दिए गए 1-1 साल के एक्सटेंशन को, जो दिया गया था डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट को है ना, ईडी के डायरेक्टर को, एस के मिश्रा को। कह रहे जहाँ ये हिस्सा जो है ना, इसको वेलकम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये क्या कर रहे हो, कौन है भैया एस के मिश्रा, बार बार इसको क्यों रखते हो तुम नौकरी पे, जब ये रिटायर हो चुके हैं, बार बार 1-1 साल के लिए इनके कार्यकाल को एक्सटेंड क्यों करते हो। कह रहे जहाँ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का ये हिस्सा जो है ना, इसको वेलकम किया जा सकता है, इसको स्वागत करने लायक है, वहीं पे हुआ क्या, वहीं पे हुआ ये जी, सुप्रीम कोर्ट का जो बाकी का वर्डिक्ट था, जो रेस्ट ऑफ इट इज था, वो एक फ्री पास था, खुली छूट थी सरकार के लिए कि वो अंडरमाइन करे, कमज़ोर बनाए ऑटोनॉमी को, है ना, इंडिपेंडेंस को इन एजेंसीज की। बाकी के हिस्से में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला भी एस के मिश्रा को छोड़ के जिसको करना तुम कर देना, आपके जो 2021 के अमेंडमेंट रूल्स हैं किसी के भी कार्यकाल को बढ़ाने के, हम उनको बनाए रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो एस के मिश्रा वाला पार्ट तो हम वेलकम करते हैं, बाकी के लिए जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये बोल दिया कि कर लो जो करना है, दैट इज़ नॉट वेलकम्ड, क्योंकि ये एक फ्री पास मिल गया, फ्री हैंड मिल गया गवर्नमेंट को। सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, जजमेंट के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है इसकी वर्ब है, वे बी वेलकम्ड, इसको वेलकम किया जा सकता है। जो रेस्ट ऑफ जजमेंट है, बाकी बची हुई जजमेंट है, तो इसकी वर्ब है इज। फ्री पास होता है, खुली छूट, करो जो करना है ना, अप्रूवल आपको पहले से मिल जाती है, जो करना है उसको कर सकते हो। अंडरमाइन करना, कमज़ोर बनाना किसी चीज़ को। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द कोर्ट हैज़ आस्क्ड मिस्टर सिन्हा टू स्टेप डाउन ऑन जुलाई 31। कोर्ट ने कह दिया है मिस्टर सिन्हा को कि आप स्टेप डाउन करें, आप रिटायर हो जाएं
31 जुलाई को। सिन्हा कोर्ट की वर्ब है हैज आस्क्ड। कह रहे इन 2021 इट हैड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट नॉट टू ग्रांट एनी एक्सटेंशन टू हिम बियॉन्ड नवंबर दैट ईयर। कह रहे 2021 में भी इसने डायरेक्ट कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसने आदेश दिया था सरकार को कि कोई ग्रांट नहीं करोगे आप कोई भी एक्सटेंशन इस बंदे को, मिस्टर एस के सिन्हा को, नवंबर के पार, बियॉन्ड नवंबर, उस साल के यानी 2021 के। तो 2021 नवंबर से अब 2023 जुलाई होने को आया है, सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के एस के सिन्हा के कार्यकाल को बढ़ाती जा रही है। एस के सिन्हा को ईडी के हेड के पोस्ट पर रखा जा रहा है ताकि ईडी को सरकार अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके, ये इस आर्टिकल का कहना है ना। चलिए, कोर्ट की वर्ब है, ये तो हो गया। इट की वर्ब है हैड डायरेक्टेड, इट आया अगेन कोर्ट के लिए। कह रहे जी इट हैज़ नाउ रूल्ड दैट इवन दो पार्लियामेंट कैन रिमूव द बेसिस फॉर एनी जजमेंट थ्रू लेजिस्लेशन इट कैन नॉट नलिफाई अ कोर्ट डायरेक्शन। कह रहे जी अब कोर्ट ने ये रूल किया है, रूल करना यानी वर्डिक्ट देना, फैसला देना, कि यहाँ तक कि जब पार्लियामेंट जो है वो रिमूव कर सकती है, हटा सकती है बेसिस या आधार को किसी भी जजमेंट के, और किसके जरिए, लेजिस्लेशन के जरिए, कानून के जरिए जो पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है। कोर्ट ने बोला कि हाँ पार्लियामेंट चाहे तो जिस भी कानून को हम बना, जो भी हम फैसला देते हैं उसके खिलाफ एक कानून बना के उसको फैसले को हटा सकती है, ये पावर है इसके पास, लेकिन ये नलिफाई नहीं कर सकती, ये कैंसिल नहीं कर सकती एक कोर्ट के डायरेक्शन को। तो कहने का मतलब क्या है, एस के सिन्हा साहब के लिए, एस के मिश्रा साहब के लिए तो हमने जो बोला था वो तो आपको करना ही पड़ेगा, हमारी डायरेक्शन को आप बिल्कुल नलिफाई नहीं करोगे। हाँ, आगे हमें बोलने से आप रोक सकते हो, आप ऐसा कानून बना दो कि हम बोल ही ना पाए। आई बात समझ में? ईगो जैसा गेम चल रहा है, जो मैंने बोल दिया वो कर दो, बाकी तुम अपने हिसाब से देख लो। इट की वर्ब है हैज़ रूल्ड, पार्लियामेंट की वर्ब है, पार्लियामेंट की वर्ब है कैन रिमूव, इट की वर्ब है कैन नॉट नलिफाई, नलिफाई करना, क्वैश करना, किसी चीज़ को सेट असाइड, ले असाइड या इग्नोर करना, सभी एक जैसे ही वर्ड्स हैं ये, है ना, नलिफाई, अबोलिश, क्वैश। चलिए, लेजिस्लेशन वही वर्ड है जिसका प्लूरल आप नहीं बना सकते हैं, लेजिस्लेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ब्रेड, एडवाइस, पेपर, याद है ना सारे वर्ड्स, कल ही करवाया था आपको कॉन्सेप्ट, तो याद रखना वो कॉन्सेप्ट, हमेशा ये सिंगुलर ही या अनकाउंटेबल फॉर्म में ही आएगा। कह रहा मिस्टर मिश्रा वॉज अपॉइंटेड फॉर ए 2-year टर्म इन 2018 बट इन 2020 द ओरिजिनल अपॉइंटमेंट वॉज रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडेड टू मेक इट अ 3-year टेन्योर। कह रहे जी जो मिश्रा साहब आप देख रहे हो ना 2023 में, इनको 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, अपॉइंटेड फॉर 2 years, और कब, 2018 में। लेकिन जब 2020 में रिटायरमेंट का टाइम आया इनका, तो जो इनकी ओरिजिनल अपॉइंटमेंट थी उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब जो पास्ट पे अप्लाई हो, पीछे देखते हुए, रेट्रोस्पेक्शन करना यानी पास्ट की तरफ देखना, तो इसको बैकवर्ड फॉर्म में अमेंड कर दिया गया। 2020 के अंदर 2018 के कानून को या 2018 के किसी काम को इन्होंने चेंज कर दिया, और ताकि क्यों किया, इसको बनाया जा सके 3-year टेन्योर, 3 साल का कार्यकाल। तो इतने पसंद आए सरकार को कि सरकार ने 2 साल बाद रेट्रोस्पेक्टिवली इनके कार्यकाल को 2 से 3 साल कर दिया। मिस्टर मिश्रा की वर्ब है वॉज अपॉइंटेड, है ना। अच्छा, अपॉइंटमेंट की वर्ब है वॉज अमेंडेड। चलिए, रेट्रोस्पेक्टिवली आप देख ही चुके हैं, किसी चीज़ को पास्ट में देखते हुए पास्ट में अप्लाई करवाना, है ना, पीछे से अप्लाई हो रही है वो चीज़। 2020 में आप 2018 के किसी काम को अमेंड कर रहे हो। कह रहे जी ही वॉज गिवन 2 annual extensions in 2021 and 2022 डिस्पाइट क्रॉसिंग द एज ऑफ सुपर एन्यूएशन। कह रहा है जी उसके बाद भी जब ये 3 साल भी कर दिया, फिर 3 साल भी हो गए, फिर इनको 2 एक्सटेंशन भी दिए गए 2021 में और 2022 में, बावजूद जब ये क्रॉस कर गए थे सुपर एन्यूएशन की एज को, रिटायरमेंट की एज को। ही की वर्ब है वॉज गिवन, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, सुपर एन्यूएशन आप देख चुके हैं, योर टाइम ऑफ रिटायरमेंट। कह रहा है जी द गवर्नमेंट ignored the court's earlier observation that such extensions should be given to those who have attained superannuation only in rare and exceptional cases। कह रहा है ये करते हुए सरकार ने इग्नोर कर दिया, दरकिनार कर दिया कोर्ट की पहले की ऑब्जर्वेशन को कि ऐसे जो एक्सटेंशंस हैं, इस प्रकार के जो कार्य में इजाफे हैं, कार्यकाल में, टेन्योर में जो इंक्रीज है, वो दिया जाना चाहिए उन्हीं लोगों को, खास लोगों को जो अटेन कर चुके हैं सुपर एन्यूएशन को, जो रिटायर हो चुके हैं, और दिया जाना चाहिए सिर्फ रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में। समझ में आ गया सेंटेंस? उन्हीं को देना एक्सटेंशन जो बहुत ज़्यादा कीमती आदमी है, बहुत एक्सेप्शनल आदमी है। हर दूसरे तीसरे एरू गहरे, क्या बोलते हैं उसको, एरे गहरे नतू कहरे को आपको एक्सटेंशन नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल अजीत डोभाल साहब, आप इनको एक्सटेंशन देते हो ना तो ये जस्टिफाइड है। भाई अजीत डोभाल कौन है? इंडिया की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में सबसे अच्छे जानकार।
तो अगर ये रिटायरमेंट के बाद भी सरकार में काम करते हैं देन इट इज़ अ रेयर एक्सेप्शनल केस। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि करवाओ, ऐसे लोगों से काम करवाओ। हर आदमी से आप जो है इस तरह की पॉलिसी नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट की वर्ब है इग्नोर्ड, एक्सटेंशन की वर्ब है शुड बी गिवन, हु की वर्ब है हैव अटेंड। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी हाउएवर द लार्जर इम्पोर्ट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट इज दैट इट एंडोर्सेज द चेंजेस इनेबलिंग एनुअल एक्सटेंशन टू सीबीआई एंड ईडी डायरेक्टर्स। कह रहा है हालांकि जो ज़्यादा बड़ी महत्वपूर्णता है इम्पोर्ट है इस लेटेस्ट जजमेंट की, वो ये है कि ये इंडोर्स करती है, सपोर्ट करती है उन बदलावों को, उन चेंजेस को जो इनेबल करते हैं हर साल दिए जाने वाले एक्सटेंशन को सीबी और ईडी के डायरेक्टर्स को, है ना। तो इस जजमेंट के जरिए अब 2021 का जो सरकार का टेन्योर एक्सटेंशन का जो कानून है या अमेंडमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ठप्पा लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये एक्सटेंशन कब तक दिए जा सकते हैं? अनटिल दे कंप्लीट 5 years इन दैट ऑफिस, जब तक ये लोग 5 साल जो हैं पूरे ना कर लें अपने ऑफिस में। तो 5 साल तक सरकार इनको रखने के मूड में रहती है। चलिए, दे की वर्ब है कंप्लीट। इंपोर्ट का मतलब होता है सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का ही शॉर्ट फॉर्म है तो इंपोर्ट, है ना। इंपोर्ट की वर्ब हो गई इज, इट की वर्ब है इंडोर्सेस। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, फटाफट कर लेते हैं इसको, फिर नेक्स्ट जो है अपने पैराग्राफ पे पढ़ेंगे। सरकार की इन हरकतों से देश की आज़ादी को और सुरक्षा एजेंसियों की आज़ादी को कितना फ़र्क पड़ता है अगले पैराग्राफ में बताया गया है। कॉन्सेप्ट ये है कि इन 3 वर्ड्स को दिमाग में बिठा लो, अनलेस, अनटिल और लेस्ट को। अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। इन तीनों में ना आ चुका है, इन तीनों वर्ड्स के अंदर ही। अगर इनके अंदर ना आ गया है तो इनके बाद में जो भी क्लोज आप लिखें, बाद में, पहले नहीं बाद में, इनके बाद में जो भी क्लोज लिखें वो नेगेटिव क्लोज ही होगा, कभी भी नहीं होगा ये। समझ पा रहे हो? जब इनमें ना आ चुका है तो बाद वाले क्लोज में क्या नेगेटिव कभी आ पाएगा? यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा, गलत बात हो जाएगी ना। तो इसलिए इन वर्ड्स के बाद में नेगेटिव क्लोज को यू नेवर यूज अ नेगेटिव क्लोज। आप हमेशा एक अफर्मेटिव क्लोज को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस्ट जो है ना, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, इसके बाद में नेगेटिव क्लोज तो आता ही नहीं है, बल्कि वर्ब को आप शुड प्लस पे वर्ब की बेस फॉर्म के साथ लिखते हैं। और अगर आप चाहें तो शुड को ओमिट कर सकते हैं, सिर्फ बेस फॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है आपको। इंटरनेट इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फिनिट पावर अनलेस यू डोंट मिस यूज इट। इंटरनेट एक सोर्स है इन्फिनिटिव पावर का, असीमित ताकत का। अगर आप इसको मिसयूज़ ना करने लगे, आप इसका गलत इस्तेमाल ना करने लगे, सही इस्तेमाल करो तो इन्फिनिटिव पावर है, या आप भी अच्छे से समझते हैं, इस चीज़ को जानते हैं। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है क्या? अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, अगर आप इसको मिसयूज़ ना करें, ना इसमें ऑलरेडी आ गया है, तो ये डोंट का नोट निकालना पड़ेगा। तो मुझे नोट निकालना है तो फिर डू को भी निकाल देता हूँ। इंडेफिनिट टेंस है, अनलेस यू मिसयूज़ इट। ठीक है, अगर आप इसको मिसयूज़ ना करें तो ये एक इन्फिनिटी सोर्स ऑफ पावर है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। अंडरस्टैंडिंग लो, जरूरी नहीं है सर मैं अनलेस के बाद में नोट निकालूंगा, बस मुझे इतना ही याद रखना है। सेंटेंस बनाना भी तो आना चाहिए ना, इस वर्ड को अपनी राइटिंग में यूज़ भी तो करना आना चाहिए आपको। इनफैक्ट यूपीएससी के कोर्स के अंदर हम अभी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जहाँ पे अनलेस अनटिल का इस्तेमाल करना होता है, 2 क्लोजेस को जोड़ना होता है। तो अंडरस्टैंडिंग पूरी लेनी है आपको, सिर्फ इतना याद नहीं रखना कि मैं नोट को निकाल दूंगा, मैं नोट को निकाल दूंगा। अगला सेंटेंस देखो, इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इन्फिनिट पावर अनटिल यू डोंट मिस यूज इट। इंटरनेट एक इन्फिनिटी पावर का सोर्स है जब तक आप इसको मिसयूज़ ना करें। पहले वाले में था अगर ना करें, और दूसरे वाले में जब तक आप इसको मिसयूज़ ना करें। तो वही मामला, वही मुद्दा। आप यहाँ पे डोंट को निकाल दो, नोट को निकालोगे, डू अपने आप निकल जाएगा, अनटिल यू मिसयूज इट। अब थर्ड देखो, यूज़ ऑफ इंटरनेट बाय चिल्ड्रन शुड बी मॉनिटर्ड। इंटरनेट का इस्तेमाल जो है बच्चों के द्वारा 10-12 साल तक के मॉनिटर किया जाना चाहिए, उसके ऊपर निगरानी रखी जानी चाहिए। क्यों भाई? लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो। दे डू नॉट रिस्क देयर सेफ्टी एंड प्राइवेसी, कि वो कहीं रिस्क ना ले बैठे अपनी सेफ्टी और अपनी प्राइवेसी पे। ठीक है, अब क्या करें भैया? नोट तो नहीं आएगा और रिस्क भी नहीं आएगा, मतलब डू भी नहीं आएगा। यहाँ पे आपको लगाना चाहिए शुड, आपको लिखना चाहिए लेस्ट दे शुड रिस्क देयर सेफ्टी एंड प्राइवेसी। अब ध्यान ये रखना है कि ये शुड जो है ना, ये आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, आप सीधे यहाँ पे रिस्क भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे दे ना भी होता और ही लगा होता, सिंगुलर सेंटेंस होता, तब भी आप शुड को निकाल करके रिस्क ही लिखने वाले थे। कहने का मतलब है ये शुड है या नहीं, अपने बाद जो वर्ब की बेस फॉर्म लेता है वो जरूर लगने वाली है। भाई ही के हिसाब से तो रिस्क आना चाहिए ना, पर नहीं आएगा, आएगा तो रिस्क ही,
है ना। तो याद रखनी इस बात को, इस केस में आपको वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ दे कर देता हूँ मैं। चलिए लास्ट सेंटेंस देखो, द पुलिस वर एट हाई अलर्ट लेस्ट द वीआईपी इज नॉट अटैक्ड बाय वायलेंट प्रोटेस्टर्स। पुलिस वाले हाई अलर्ट पे थे, कहीं ऐसा ना हो कि वीआईपी जो है अटैक कर दिया जाए वायलेंट प्रोटेस्टर्स के द्वारा। इस वजह से वो हाई अलर्ट पे थे। लेस्ट में नॉट आ गया, इसको यहाँ पे नॉट को निकाल देते हैं। लेस्ट द वीआईपी इज अटैक्ड, अब ये इज अटैक्ड भी नहीं लिख सकते, आपको बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। या तो लिखो शुड बी अटैक्ड, शुड बी अटैक्ड, और अगर चाहो तो शुड को यहाँ से निकाल दो, ऑप्शनल है, चाहते हो तो रखो, नहीं चाहते तो निकाल दो, दोनों ही सही होते हैं, शुड के साथ भी शुड के बिना भी। तो लेस्ट द वीआईपी बी अटैक्ड आपका सेंटेंस बन सकता है विदाउट द मॉडल शुड। डिटेल में समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। आज के क्विज में क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। कह रहे जी द हेड्स ऑफ द सीबीआई एंड ईडी हैव एन शोर्ट टर्म ऑफ 2 years रिगार्डलेस ऑफ सुपर एन्यूएशन। कह रहे जो हेड्स हैं सीबीआई ईडी के, इनके शॉर्ट टर्म होती है 2 साल की, सुपर एन्यूएशन को बिना रिगार्ड दिए, चाहे ये सुपर एन्यूएट हो रहे हो, रिटायर हो रहे हो, ना हो रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ, है ना, बिना रिगार्ड दिए, बिना तवज्जो दिए। कह रहा है एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ ए पावर टू एक्सटेंड इट टू 5 years मीन्स एन ऑफिसर में गो अप टू 3 annual एक्सटेंशन। और कह रहे जो इंट्रोडक्शन है एक पावर का, एक ताकत का, जो है इनके कार्यकाल को बढ़ा देने की 5 साल तक। कह रहे इसका इंट्रोडक्शन ये मायने रखता है, वो ये कहता है, मीन करता है कि कोई ऑफिसर जो है ना वो गेट कर सकता है, पा सकता है 3 साल तक के एक्सटेंशन को 2 साल के बाद। हेड्स की वर्ब है, हेड्स की वर्ब है हैव, है ना, हैव। इंट्रोडक्शन की वर्ब है मीन्स, ऑफिसर की वर्ब है मे गेट। चलिए रिगार्डलेस ऑफ को मतलब है इररिस्पेक्टिव ऑफ, इस चीज़ को बिना तवज्जो दिए, इस चीज़ को बिना कंसीडर किए। 2 साल तो इनको रहना ही है, चाहे रिटायर भी हो जाए, 2 साल से पहले इनको हटाया नहीं जा सकता। कह रहा है जी एज द पिटिशनर्स हु चैलेंज्ड द एक्सटेंशन गिवन टू मिस्टर मिश्रा एज वेल एज द कोर्ट अपॉइंटेड amicus curiae argued piecemeal extensions undermine the independence of the office। कह रहा है कि जैसे कि पिटिशनर जिन्होंने चैलेंज किया इस एक्सटेंशन को जो दिया गया मिस्टर मिश्रा को, वैसे ही साथ जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड एमिकस क्यूरे थे। एमिकस क्यूरे कौन होते हैं? कोर्ट का दोस्त। कोर्ट किसी एक्सपर्ट को किसी मामले में रखती है बीच में कि आप बताओ क्या करना चाहिए, एमिकस क्यूरे बोलते हैं उसको, इटालियन वर्ड है शायद। कह रहा है कि जैसा कि ये भी थे एमिकस क्यूरे और जो पिटिशनर्स, जैसा इन्होंने आर्ग्यू किया, जैसा इन्होंने कहा, और क्या कहा कि पीस मील एक्सटेंशन जो है, थोड़ा थोड़ा करके जो एक्सटेंशन गवर्नमेंट देती है वो अंडरमाइन करते हैं, कमज़ोर बनाते हैं इंडिपेंडेंस को, आज़ादी को किसी भी सरकारी ऑफिस की, किसी भी सरकारी एजेंसी की। एंड एनकरेज अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी टू मेक डायरेक्टर्स टू द गवर्नमेंट्स लाइन। और वो एनकरेज करते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को, ताकि डायरेक्टर्स को टो द लाइन करना पड़े, हिसाब से काम करना पड़े सरकार के। सरकार की लाइन को टो करना मतलब जो लाइन सरकार ने बनाई है उसी में खड़े रहेंगे डायरेक्टर। जहाँ बोला डायरेक्टर ने वहीं बैठ जाएगा, जहाँ बोला डायरेक्टर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर का कार्यकाल तो सरकार बढ़ा रही है हर 6 महीने बाद, तो डायरेक्टर को तो नौकरी जाने का खतरा है। तो ये कैरेट एंड स्टिक जो पॉलिसी है ना उसको बनाते हैं। कैरेट एंड स्टिक क्या होता है? अच्छा काम करोगे तो गाजर मिलेगी, खराब काम करोगे तो लकड़ी मारूंगा। तो ऐसा ही कुछ सरकार डायरेक्टर्स के साथ में भी कर सकती है ना, कभी भी अगर चाहे तो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ करती है, ये आर्टिकल में ऐसा आर्ग्यू किया गया कि ऐसा सरकार चाहे तो कर सकती है और इनको अपना कठपुतली बना के काम करवा सकती है। चलिए पेटिशनर्स और एमिकस क्यूरे, इन दोनों की वर्ब है आर्ग्यूड। वैसे तो टेक्निकली पेटिशनर्स की वर्ब है आर्ग्यूड, एज वेल एज के बाद में जो आता है उसको सब्जेक्ट का पार्ट नहीं मानते हैं। हु की वर्ब है चैलेंज्ड, हु आया पेटिशनर्स के लिए। पीसमिल एक्सटेंशंस की वर्ब है अंडरमाइन, अंडरमाइन मतलब कमज़ोर बनाना। दूसरी वर्ब है इसकी एनकरेज, दे अंडरमाइन एंड दे एनकरेज, है ना। कैरेट एंड स्टिक आपको समझा दिया, लालच भी दे दो, डर भी दिखा दो, है ना, मोटिवेशन कंट्रोल होता है कैरेट एंड स्टिक। चलिए करेज द कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड without much justification their contention that the 2021 changes to the Central Vigilance Commission Act, the Delhi Special Police Establishment Act and the fundamental rules go against the spirit of earlier judgments। करे जी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, इस बात को खारिज कर दिया है बिना कोई सफाई दिए, जस्टिफिकेशन दिए। अच्छा किस बात को? कि इनका जो कंटेंशन था, इन सभी लोगों का जो कहना था, कंटेंशन मतलब जो आप जोर दे के कहते हो, जिस मामले पे आपको कोई डिसएग्रीमेंट होता है कि यार ऐसा नहीं है ऐसा है, तो इनका जो कंटेंशन था सभी याचिकाकर्ताओं का कि जो 2021 के चेंजेस हैं
इन सभी कानूनों में ये जो है ना सारे के सारे चेंजेस गो अगेंस्ट करते हैं, खिलाफ जाते हैं स्पिरिट के या भावना के, कोर्ट की ही अर्लियर जजमेंट्स के। और कौन सी जजमेंट्स भाई? दैट मैंडेटेड फिक्स्ड टेन्योर्स टू सीबीआई एंड ईडी हेड्स ओनली टू इंसुलेट देम, जो कि मैंडेट करते थे, जरूरी बनाते थे फिक्स टेन्योर को, फिक्स कार्यकाल को सीबीआई और ईडी के हेड को, सीबीआई और ईडी के हेड को सिर्फ उनको इंसुलेट करने के लिए, अलग थलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। और किससे? एक्सट्रॉनियस प्रेशर से, ऐसे प्रेशर से जो बाहर से आए, सरकार की तरफ से उनको मिले, एजेंसी के बाहर से उनको मिलने लगे। समझ पा रहे हैं सेंटेंस को? याचिकाकर्ताओं ने यही बोला कि आप ही नहीं, यानी कोर्ट ने ही ऐसी जजमेंट को पास किया था पहले कि ईडी और सीबीआई जो हैं इनके हेड का एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए। तो कोर्ट ने इस बार रिजेक्ट कर दिया उनकी इस बात को कि ये जो सारे अमेंडमेंट सरकार ने किए हैं ये कोर्ट की उस जजमेंट के खिलाफ जाते हैं। कोर्ट बोल रहा है भी हमारी किसी जजमेंट के खिलाफ ये अमेंडमेंट नहीं जा रहे, सरकार ने अमेंडमेंट किए हैं, पार्लियामेंट में बैठ के किए हैं, कानून बना के किए हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो ये जजमेंट थी कि इन पे प्रेशर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमारी किसी जजमेंट के खिलाफ ये जाते हों, हमें ऐसा नहीं लगता। समझ में आ गया ना? तो एक तरीके से सरकार ने जो अमेंडमेंट की है कानूनों में, उस पर कोर्ट ने झंडी दे दी है हरी, उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है। कोर्ट की वर्ब है हैज़ रिजेक्टेड, चेंजेस की वर्ब है गो, दैट की वर्ब है मैंडेटेड, दैट आया है जजमेंट्स के लिए, वो जजमेंट्स जिनको कोर्ट ने मैंडेट किया था। इंसुलेट करना यानी अलग करना, सेपरेट करना। एक्सट्रानियस का मतलब है जो बाहर से निकले, जो एक्स्ट्रा हो, अंदर से ना आया हो, जो अननेसेसरी। एक्सट्रानियस का मतलब होता है अननेसेसरी, वो एक्सोजेनस होता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, एक्सोजेनस और एक्सट्रानियस दो अलग अलग वर्ड्स हैं। एक्सट्रानियस का मतलब होता है जो नेसेसरी ना हो। ये नोट्स मैं खुद टाइप करता हूँ सारे आपकी क्लास लाने से पहले, है ना, ताकि पढ़ते हुए आपको थोड़ा सा और एडिशनल हेल्प मिले। Get the finding that the amendments do not violate any fundamental rights is quite surprising। कह रहा है कोर्ट की ये फाइंडिंग जो है कि जो अमेंडमेंट्स हैं ये वायलेट नहीं करती हैं किसी भी संवैधानिक या फंडामेंटल राइट को, मूलभूत अधिकार को। कह रहा है ये फाइंडिंग अपने आप में सरप्राइजिंग है, हैरान करने वाली है। और क्यों? कह रहा है एज अलाउइंग द गवर्नमेंट टू हैव डायरेक्टर्स हु कैन पिक एंड चूज व्हाट केसेस टू इन्वेस्टिगेट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस सडनली ऑफेंड्स द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। कह रहे ये इसलिए क्योंकि अलाउ करना सरकार को कि वो डायरेक्टर्स को हैव करे, वो रखे ऐसे डायरेक्टर्स को नौकरी पे जो पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, चुनाव करके पिक कर सकते हैं कि किन केसेस को उनको इन्वेस्टिगेट करना है, और जो बेस्ड ऑन होगा, आधारित होगा पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, राजनीतिक जो है आदेशों के ऊपर। कह रहा है ये जरूर ही ऑफेंड करता है राइट को, जरूर ही ये चीज़ जो है ख़राब करती है, ऑफेंड करती है अधिकारों को, और किसके? हमारे सिटीजन्स के। और अधिकार किस चीज़ का है? टू इक्वल ट्रीटमेंट इन पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, बराबरी के ट्रीटमेंट का और बिना भेदभाव की जांच का। अगर ऐसा डायरेक्टर आपने बिठाया जो आपके हिसाब से जो चाहोगे उसी की इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो फंडामेंटल राइट तो यहीं पे आपका वायलेट हो गया। कोर्ट को ये बात क्यों नहीं लगी? ये कोर्ट को नहीं लगा, ये बात ही अपने आप में सरप्राइजिंग है। फाइंडिंग की वर्ब है इज, अमेंडमेंट्स की वर्ब है डू नॉट वायलेट, अलाउइंग की वर्ब है ऑफेंस, हु की वर्ब है कैन पिक और कैन चूज। ठीक है, एक और दो दोनों वर्ब्स हो गई हैं। चलिए और आगे बढ़े। कह रहा है जी एट अ टाइम व्हेन देयर इज क्लाउड ऑफ सस्पिशन ओवर द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, द कोर्ट्स इंडोर्समेंट ऑफ अ टेन्योर्स एक्सटेंशन सिस्टम डिजाइन टू अंडरमाइन देयर इंडिपेंडेंस इज नॉट कंड्यूसिव टू द रूल ऑफ लॉ। कह रहा है जी ऐसे एक वक्त पे एट अ टाइम, ऐसे वक्त पे एट अ टाइम, लंबा सेंटेंस है लेकिन आसान है। जब एक क्लाउड ऑफ सस्पिशन है, जब शक के बादल हैं, क्लाउड ऑफ सस्पिशन, और किसके ऊपर? मिसयूज के ऊपर है, सरकारी एजेंसियों के। सबको शक है कि सरकार इनको मिसयूज कर रही है, अपने हिसाब से चला रही है। कह रहा है ऐसे एक टाइम पे, कह रहा है और ये सारा का सारा जो है मिसयूज हो रहा है पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ, सरकार के दुश्मनों के खिलाफ, पॉलिटिकल जो है उनके राइवल के खिलाफ। कह रहा है ऐसे एक टाइम पे ना हमारी कोर्ट का जो एंडोर्समेंट है, जो ठप्पा लगाने का काम है एक टेन्योर के एक्सटेंशन सिस्टम पे, जो डिज़ाइन किया गया है कमज़ोर बनाने के लिए इन एजेंसीज़ की इंडिपेंडेंस को, ये बिल्कुल भी कंड्यूसिव नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, हेल्पफुल नहीं है, पिवटल नहीं है, और किस काम में? रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने में, कानून के राज को बनाए रखने में। इस वक्त तो कोर्ट को समझना चाहिए था कि हर आदमी जब इन एजेंसी से परेशान है, सबको इन पे शक है कि ये सरकार के कहने पे किसी के पीछे पड़ती हैं, ऐसे वक्त पे कोर्ट को सरकार के फरमान को एंडोर्स नहीं करना चाहिए था। रूल ऑफ लॉ को ये चीज़ कंड्यूसिव नहीं लगती। चलिए सिंपल सेंटेंस, क्लाउड ऑफ सस्पिशन जो है इसकी वर्ब है इज, एंडोर्समेंट की वर्ब है इज, कंड्यूसिव, हेल्पफुल, इंस्ट्रूमेंटल हमेशा इसके बाद टू लगता है,
और फिर आप या तो नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कंड्यूसिव का मतलब होता है जी जरूरी, किसी काम के लिए बड़ा ही, समझ गए ना, काम आने वाला इंस्ट्रूमेंटल। रैप अप करेंगे आज के सेशन को, थोड़ी लंबी होगी क्लास, आर्टिकल लंबा है आज का, है ना। क्विज पे आ जाओ। अब क्विज को खुद से सॉल्व करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, पैसेज ऐसा कैसे सजेस्ट करता है कि एक्सटेंशन सिस्टम जो है वो रूल ऑफ लॉ को इम्पैक्ट करेगा। ऐसी कौन सी चीज़ इस सिस्टम में बुरी है जिससे कानून के राज को खतरा आता है। तो 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन को चूज करो। बिल्कुल आसान से हैं, हिंदी में निकाल दोगे तो आपका आंसर यहीं पे बन जाएगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैं भी डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना। आ जाओ नेक्स्ट पे। कह रहा है जी इनमें से कौन सी चीज़ इन्फर की जा सकती है स्पेसिस से बारे में गवर्नमेंट की जो हैंडलिंग है ईडी के डायरेक्टर एस के मिश्रा की एक्सटेंशन को लेकर के। कोर्ट जो गवर्नमेंट जो है उसका क्या रवैया रहा है ईडी के डायरेक्टर की एक्सटेंशन को लेकर के। वो सरकार की कोर्ट की जो ऑर्डर है उनको अडियर टू करती है। गवर्नमेंट ने दे दिया एक्सटेंशन जो है बिना उसकी जो है रिटायरमेंट की एज को देखे। इन्होंने रिस्पेक्ट किया कोर्ट की जजमेंट का और एक्सटेंशन दिया ही नहीं। इन्होंने इंश्योर किया कि इनको 2 साल का एक टेन्योर मिल जाए बिना एक्सटेंशन के, बस 2 साल तक इनका इंश्योर जो है श्योरिटी चला। चारों में से कौन सी चीज़ आपको लगता है सरकार के रवैये को बताती है। आसान क्वेश्चन है ये, बस ये बड़े बड़े आंसर हैं, इनको पढ़ना है आपको। मेंस लेवल के क्वेश्चन बना रहा हूँ, पूरा फ़ायदा उठाया करो। अब यही आपको एसबीआई पीओ के या किसी आरआरबी पीओ के, है ना, आईबीपीएस पीओ के पेपर में मिल जाएगा, सीजीएल मेंस में मिल जाएगा, तो वहाँ भी तो सॉल्व करने हैं। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो यहीं पे कि वहाँ जाकर के आपको ये पीस ऑफ केक लगने लगे। थर्ड पे आ जाओ, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट। इसके लिए कौन सा वर्ड है, तो 2 वर्ड्स हैं जिनमें डीप अंडरस्टैंडिंग वाला वर्ड आपको चूज करना है। सेट असाइड इडियम का आपसे फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है, आपको आता हुआ ऑलरेडी, 2 मीनिंग्स हैं, कोई भी एक लिख दो। पीस मिल वर्ड का आपसे सिनोनिम पूछा है, तो 4 में से एक वर्ड को चूज करना है, सही वर्ड को चूज करेंगे आप। कंड्यूसिव को एक सेंटेंस में यूज करके दिखाना है, सेंटेंस बना करके, छोटा सा बनाओ लेकिन बनाना जरूर। कंड्यूसिव अपने बाद में टू लेगा और इसके बाद में या तो नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। कंड्यूसिव टू डूइंग समथिंग या कंड्यूसिव टू प्लस में कोई नाउन। अ ग्रेट सक्सेस के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए कौन सी 1 वर्ड है, ये भी आपको बतानी है। मेरे ख्याल से ये भी ऑलरेडी आपको आती है। 8वें 9वें में 2 एरर्स हैं, देख लेना। वो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, एक तो वो उसके एरर देखना, ठीक है। शायद उस पर मैंने एरर नहीं बनाई है ना, एक ही एरर है इसमें, एक ही होगी मेरे ख्याल, देख लेना। एक तो मुझे दिख रही है, दूसरी मुझे दिखाई नहीं दे रही। लेस्ट वाली एरर दूसरी है, फर्स्ट वाली जो है मैंने एक्चुअल में डालना भूल गया, एक ही एरर है इसमें। चलिए मुलाकात लेंगे आपसे कल की क्लास में। अंटिल देन एक लाइक और एक शेयर क्लास को जरूर से। साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।